दुनिया में कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिनका नाम लोग कुछ साल बाद भूल जाते हैं। फिर कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिनका नाम हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाते हैं। और फिर आता है ज़ोडिएक। ये बंदा इतना अजीब था कि कभी कभी लगता है सीरियल किलर कम और पजल क्रिएटर ज़्यादा था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी और ये न्यूज़पेपर्स को लेटर्स भेज रहा था। डिटेक्टिव्स क्लूज कलेक्ट कर रहे थे और ये उनको कोड सॉल्व करने का होमवर्क दे रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल भी फनी नहीं थी, उसके पीछे छोड़ी हुई लाशें। क्योंकि हर लेटर, हर कोड, हर चैलेंज के पीछे एक रियल मर्डर छुपा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, आज भी कोई नहीं जानता जोड़िए असल में था कौन। कहानी शुरू होता है 20 दिसंबर 1968 कैलिफोर्निया की रात के 11 बजे। डेविड फ्राडे और उसकी गर्लफ्रेंड बेटी लो जेनसेन अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। दोनों यंग थे, दोनों के फ्यूचर के प्लान्स थे और दोनों को लग रहा था कि यह रात भी बाकी रातों की तरह ख़त्म होगी। लेकिन कुछ रातें नॉर्मल नहीं होती है और ये उन्हीं में से एक थी। लेक हरमन रोड, एक सुनसान जगह, आसपास कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा और शायद कोई जो उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद दूर से कार की हेडलाइट्स दिखाई देती है, धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। डेविड ने शायद उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि उसे क्या पता कि उस कार में बैठा हुआ इंसान कुछ ही मिनट में उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। कार रुकती है, उस सेकंड के लिए सब कुछ शांत रहता है। फिर एक आदमी बाहर निकलता है और कुछ ही पल बाद गोलियों की आवाज़ रात की खामोशी को चीर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन कोई क्लू नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं, कोई मोटिव नहीं। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है और फिर 7 महीने बाद किलर वापस आता है। 4 जुलाई 1969 माइकल एंड डार्लिन अपनी कार में बैठे हुए थे, तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है। माइकल को लगता है शायद कोई पुलिस ऑफिसर है, शायद कोई रास्ता पूछने आया है, शायद कुछ और। लेकिन जो भी था वो पुलिस ऑफिसर नहीं था। एक आदमी गाड़ी से उतरता है, हाथ में फ्लैशलाइट। माइकल की आंखों पर रोशनी पड़ती है और फिर गोलियां चलती है। कार के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। डार्लिन खून में लथपथ हो जाती है। माइकल भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है और किलर बिल्कुल शांत रहता है, जैसे ये सब उसके लिए रूटीन हो। अटैक के कुछ हफ्तों बाद कैलिफोर्निया के न्यूज़पेपर्स को एक एनवेलोप मिलता है। अब नॉर्मली एडिटर्स को अजीब लेटर्स मिलते रहते हैं। लोग एलियंस के बारे में लिखते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भेजते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल रैंडम चीज़ें भी। लेकिन ये लेटर अलग था। जब एनवेलोप खोला गया तो अंदर लिखा था, मैं ही किलर हूँ। और इस बार किलर झूठ नहीं बोल रहा था। लेटर में मर्डर्स की ऐसी डिटेल्स थी जो सिर्फ पुलिस और किलर जानते थे। उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया ये मजाक तो बिल्कुल भी नहीं था, ये सच में वही आदमी है। और फिर पहली बार दुनिया ने उसका नाम सुना, ज़ोडिएक। अब तक पुलिस को एक बात समझ आ गई थी, ये कोई नॉर्मल किलर तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ज़ोडिएक अभी सिर्फ शुरुआत कर रहा था। लेटर के साथ उसने एक कोड भेजा था और ये छोटा कोड नहीं था, पूरा पेज अजीब सिंबल से भरा हुआ था। सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्ट्रेंज साइंस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कीबोर्ड पर सिर मार दिया हो। पुलिस ने कोड एक्सपर्ट्स बुलाए, डिटेक्टिव्स बुलाए, क्रिप्टोग्राफर्स बुलाए, लेकिन कोड कोई भी नहीं क्रैक कर पाया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक स्कूल टीचर और उसकी वाइफ, जिनको पजल सॉल्व करना पसंद था, उन्होंने कोड सॉल्व कर दिया। जब मैसेज डिकोड हुआ तो सब शॉक हो गए। उसमें लिखा था, मुझे लोगों को मारना पसंद है बिकॉज इट इज़ सो मच फन। और उस मोमेंट पर अमेरिका को समझ आ गया ये आदमी सिर्फ डेंजरस नहीं था, ये मेंटली भी बहुत अलग था। 27 सितंबर 1969 लेक बेरियसा, ब्रायन हटनेल एंड सेसिलिया शेफपार्ट लेक के पास आराम से बैठे हुए थे। वेदर अच्छा था, दिन शांत था और दोनों को लग रहा था ये एक परफेक्ट आफ्टरनून है। लेकिन फिर
ब्रायन ने दूर किसी को आते देखा। पहले उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी पास आया, ब्रायन को कुछ अजीब लगा। उस आदमी ने पूरा काला आउटफिट पहना हुआ था, उसके सिर पर एक ब्लैक हुड था और उसके सीने पर बना हुआ था वही सिंबल, ज़ोडिएक का सिंबल। उस मोमेंट पर ब्रायन को समझ आ गया कुछ बहुत गलत होने वाला है। ज़ोडिएक ने उन दोनों को बांध दिया और फिर एक बात बोली जो बाद में हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। मैं एक एस्केप्ड कॉन्विक्ट हूँ। लेकिन ब्रायन को महसूस हो रहा था ये आदमी झूठ बोल रहा है। और फिर ज़ोडिएक ने अपना नाइफ निकाला। अगले कुछ मिनट ब्रायन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाया। अटैक के बाद ज़ोडिएक आराम से चला गया, जैसे किसी इवनिंग वॉक पर निकला हो। लेकिन जाने से पहले उसने ब्रायन की कार्ड पर कुछ लिखा, पिछले मर्डर्स की डेट्स और नए अटैक की डेट, जैसे वो पुलिस को अटेंडेंस रिपोर्ट दे रहा हो। अब तक ज़ोडिएक को लग रहा था कि वो इनविंसिबल है और शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उससे गलती करवाई। 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को। पॉल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी शिफ्ट कर रहा था। एक नॉर्मल रात, एक नॉर्मल कस्टमर, काम से काम, ऐसा ही लगा। पैसेंजर टैक्सी में बैठा, एड्रेस दिया, टैक्सी चल पड़ी। कुछ मिनट बाद टैक्सी एक स्ट्रीट पर रुकती है और फिर एक गन शॉट। पॉल वही मर जाते हैं। लेकिन इस बार किस्मत ज़ोडिएक के साथ नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मर्डर देख लिया था। विटनेस पुलिस को कॉल किया और पहली बार पुलिस किलर के बहुत करीब पहुंच गई। बहुत करीब, इतना करीब कि अगर एक छोटी सी गलती ना होती तो शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन कम्युनिकेशन एरर हुआ और ज़ोडिएक एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया। सोचो, इतने सारे मर्डर्स, इतने सारे लेटर्स, इतने सारे क्लूज, और फिर भी किलर पुलिस के सामने से निकल गया। अब तक कैलिफोर्निया में एक ही नाम चर्चा में था, ज़ोडिएक। और जितना पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उतना ही ज़ोडिएक उनका मजाक उड़ा रहा था। हर कुछ हफ्तों बाद एक नया लेटर आ जाता, कभी न्यूज़पेपर ऑफिस, कभी पुलिस स्टेशन, कभी किसी रिपोर्ट के पास। और सबसे अजीब बात, हर लेटर का टोन लगभग सेम था, जैसे किलर किसी गेम का मजे ले रहा हो। एक दिन ज़ोडिएक ने लिखा कि वो बॉम्ब बना रहा है। पुलिस ने पहले इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त तक ज़ोडिएक बहुत सारी अजीब बातें लिख चुका था। लेकिन फिर अगली लाइन पढ़कर सबके होश उड़ गए। मैं एक स्कूल बस को उड़ा सकता हूँ। बस इतना पढ़ना था और पूरे कैलिफोर्निया में पैनिक फैल गया। पेरेंट्स डर गए, स्कूल्स अलर्ट पर चले गए। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि थ्रेट्स असली है या फिर ज़ोडिएक फिर से अटेंशन चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई रिस्क नहीं ले सकता था। और इसी तरह एक आदमी जिसका चेहरा किसी ने क्लियरली नहीं देखा था, पूरे स्टेट को कंट्रोल कर रहा था। साल बीतने लगे, लीड्स आती गई, लीड्स फेल होती गई और फिर इन्वेस्टिगेशन में एक नाम बार बार सामने आने लगा, आर्थर ले एलेन। जब डिटेक्टिव्स ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें बहुत अजीब लगी। उसके पास ज़ोडिएक ब्रांड की वॉच थी। वॉच पर वही सिंबल था, क्रॉसहेयर सिंबल। अब देखो, सिर्फ वॉच होने से कोई किलर नहीं बन जाता, वरना आज आधा इंटरनेट सस्पेक्ट होता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वॉच के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही थी। कुछ लोगों ने उस पर शक किया, कुछ स्टेटमेंट सस्पिशियस थे और कुछ क्लूज भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। जितना डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेट करते उतना ही एलन सस्पिशियस लगता। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, एविडेंस। या तो एविडेंस मिसिंग था या एविडेंस मैच नहीं कर रहा था। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, हैंडराइटिंग कॉन्क्लूसिवली मैच नहीं हुए और केस फिर वहीं से अटक गया। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम किलर के सामने खड़े हो, लेकिन तुम प्रूव नहीं कर सकते। और फिर कुछ अजीब हुआ, ज़ोडिएक जैसे आया था वैसे ही गायब होने लगा। लेटर्स कम हो गए, मर्डर्स रुक गए और धीरे धीरे केस ठंडा पड़ने लगा। लेकिन मिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई।
क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ज़ोडिएक ने मर्डर्स करना बंद किया या सिर्फ लेटर्स भेजना बंद किया। हो सकता है वो मर गया हो सकता है जेल चला गया हो सकता है उसने नई ज़िंदगी शुरू कर ली हो, या फिर हो सकता है वो सालों तक आम लोगों के बीच घूमता रहा हो और किसी को पता ही ना चला हो। आज 50 साल ज़्यादा बीत चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई, डीएनए टेस्टिंग आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गई, लेकिन एक सवाल आज भी वही का वही है, ज़ोडिएक था कौन? क्या आर्थर ले एलन ही ज़ोडिएक था? क्या पुलिस ने सही आदमी को सस्पेक्ट किया था, या असली ज़ोडिएक कभी सस्पेक्ट लिस्ट में था ही नहीं? और शायद सबसे डरावना सवाल ये है, क्या ज़ोडिएक अपनी मौत तक आज़ाद रहा? शायद हम कभी ना जान पाए। लेकिन जब भी किसी पुराने एविडेंस बॉक्स पर धूल जमती है, जब भी कोई नया डीएनए टेस्ट होता है, जब भी कोई पुराना लेटर दोबारा पढ़ा जाता है, एक उम्मीद जिंदा हो जाती है कि शायद किसी दिन दुनिया को उस आदमी का असली नाम पता चल जाएगा जिसे हम जोडी किलर के नाम से जानते हैं। आपके हिसाब से ज़ोडिएक था कौन? आर्थर ले एलन या कोई और? कमेंट में अपना थ्योरी जरूर लिखना, और अगर आपको ऐसी डार्क मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली मिस्ट्री इससे भी ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है।